हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका तीसरा लेक्चर हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने इन तीनों सेशन को देख लिया, आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले इस सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली जो है बच्चे यहाँ पर में शेयर भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कौन है ये लॉयल स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी जो ऊर्जा है वो यहाँ पर मैं सेशन के अंदर में डाली है। पूरा सेशन इन लोगों को समर्पित। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये रहा, भारत में ठीक है मैंगनीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैंगनीज आपको बताना है सबसे ज्यादा मैंगनीज कौन से जो है राज्य के अंदर में मिलेगा आपको। ये DSSB PRT के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। मैंगनीज का अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो है आप लोगों का मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर में होता है आप लोगों का, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आपका उड़ीसा जो है ये इंडिया का सबसे ज्यादा मैंगनीज उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, मैंगनीज का। नाउ फ्रेंड्स एक दो चीजें आप लोगों को बता दूं कि उड़ीसा जो है वो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोगों को याद रखना, अगर आपको जिंक का पूछ लिया जाए कि जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो जिंक का है राजस्थान। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जिंक का अगर पूछ लिया जाए कि एकाधिकार मतलब मैक्सिमम जिंक कहां पर में होता है, तो राजस्थान के अंदर में होता है। अगर मैंगनीज पूछ लिया जाए तो ये उड़ीसा में होता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड क्या होता है आपका? बॉक्साइड जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है ये एल्यूमिनियम जो है उसका अयस्क है, उससे एल्यूमिनियम निकलता है। ठीक है, तो मैंगनीज और बॉक्साइड दोनों के दोनों जो है वो आपके उड़ीसा के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में आप लोगों को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी जितने भी लोग देख रहे हैं। एक बार लिख दीजिए, दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए। जिंक सबसे ज्यादा कहां पर में होता है आप लोगों का? ठीक है, और जो है मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है आपका, कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर में रिपीट होकर पूछने की संभावना है। आप बताइए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, अभी भी सबसे बड़ा जिला यही है। ठीक है, बताइए जल्दी से, और कौन से राज्य के अंदर में पड़ता है यह जिला? अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, गुजरात का कच्छ जिला जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आप लोगों का लद्दाख के अंदर में जो लेह जिला है, ये सब दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, लेह लद्दाख के अंदर में। लेकिन सबसे बड़ा जिला अगर बात करेंगे तो कच्छ है अभी भी। 45,652 ठीक है स्क्वायर किलोमीटर है। 45,652 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, और जो लेह है, अभी लेह को तोड़ने की बात चल रही है, लेह को और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांटने की बात, बट अभी तक हुआ नहीं है। जब वो होगा ठीक है तब मैं आपको बता दूंगा। अभी जनवरी 2025 के अंदर में केवल और केवल प्रपोजल है ये, आगे जाकर हो सकता है ठीक है कि कभी इन फ्यूचर जाकर वो लेह को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, बट अभी जस्ट एक प्रपोजल है। लेह अभी 45,000 ठीक है आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में दूसरे नंबर का जो है सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लद्दाख के अंदर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है अभी फिलहाल के अंदर में। ठीक है, कच्छ जिला, गुजरात के अंदर में कच्छ जिला, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में गुजरात के अंदर में कच्छ जिला जो है वो सबसे बड़ा है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्यादातर भारत की नदियों की घाटियों और तटीय मैदानी इलाकों तक सीमित है? देखो ध्यान से समझना आप लोग, कोई भी एक नदी है ठीक है, जब वो नदी बहती है ना तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो उखाड़ कर लेकर चलती है वो, स्पेशली जब वो पहाड़ी इलाकों से आती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप देखिए ये नदी है। नदी जब पहाड़ी इलाकों से आती है या जो ऊपर वाले जो ऊपरी इलाके हैं जनरली हिमालय वगैरह से, उधर से जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें इरोड करके लेकर आती है। ठीक है, अपने साथ में लेकर आती है, और बाढ़ के रूप में वो जब भी बाढ़ आती है उस नदी के अंदर में तो वो चारों तरफ में फैला देती है, या फिर जनरली जब वो समुद्र में मिलने वाली है तो उसके तट के ऊपर में फैला देती है। ऐसी मिट्टी को आप लोग कहते हो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहा जाता है उसको, एलुवियल सॉइल हिंदी में उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपकी नदियों की वजह से बनती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है
क्या आप लोग मुझे बता सकते हो एलुवियल सॉइल के दो प्रकार कौन कौन से हैं? बताइए कितने लोग हैं जो बता सकते हैं एलुवियल मिट्टी के दो प्रकार? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप लोगों ने कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, इसके दो प्रकार है। एक होता है आप लोगों का भांगर, ठीक है, बांगर, ठीक है, और एक होता है खादर। खादर जो बांगर है आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये ओल्ड सॉइल है, ओल्ड पुरानी वाली मिट्टी, पुरानी वाली। और खादर जो है ये न्यू वाली एल्यूवियल सॉइल है जो अभी अभी बनी है कुछ सालों के अंदर में, ठीक है। बांगर जो है ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब ये इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रही और इसके अंदर में कंकर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया भी था कि कौन सी जलोढ़ मिट्टी के अंदर में कंकर पाए जाते हैं। तो बांगर वाली जो है ओल्ड वाली, उसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं, छोटे छोटे से जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। खादर के अंदर में नहीं पाया जाता। खादर जो है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसकी उपजाऊता बहुत ज्यादा है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एंड बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली सेशन को आप लोगों ने आप लोग लाइक कर रहे हो। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार वापस से हाथ भी उठा दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे जो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दे रहे हैं अपना यहाँ पर मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ओके, तो ये प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है आप लोगों का आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। तो हमारे भारत के रिवर बेसिन और कोस्टल प्लेन्स के अंदर में एल्यूवियल सॉइल आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, DSSB TGT का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर मैं ना सिंपल सी बात है, ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है। बात यहां पर में हो रही है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में ये क्या करती है, एक सीमा का काम करती है कि यहां पर में ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, और ये साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि यही एक सीमा है जिससे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिसाइड होता है, ठीक है। ऐसे तो डिसाइड करने को तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिसाइड करता है जनरली, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नर्मदा नर्मदा नदी जो है ये याद रखना आप लोगों ने कि कौन से डायरेक्शन में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आप लोगों को याद रखना वेस्ट डायरेक्शन में बहकर अरेबियन सी में मिल जाती है, अरब सागर के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नर्मदा नदी के ऊपर में, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट वाले बांध बनाए गए हैं। एक बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर में इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, ठीक है, और एक बनाया गया है गुजरात में सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो इंदिरा सागर डैम कहां पर में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश के अंदर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर डैम, ठीक है, कहां पर में है, तो नर्मदा नदी पर है लेकिन गुजरात वाले साइड के अंदर में। तो ये दो भी प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, दोनों के दोनों नर्मदा नदी के ऊपर में। सभी लोग जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। अच्छा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक नाम की जगह है, अमरकंटक प्लेट्यू से, माइकल हिल्स के अंदर में, वहां से निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा नदी, जबलपुर के पास से, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। भारत की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी जोड़ियां आप लोग लगा सकते हो जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में बंगाल की खाड़ी के अंदर में जो जाकर मिलती है वो नदियां, तो गंगा नदी जो है और उसकी जो सहायक नदी है सोन, उसका पानी तो चलो मिल जाएगा, लेकिन जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी के बारे में आपको बताता हूं मैं। आप लोगों को याद है मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को विंध्या और सातपुड़ा के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं सातपुड़ा के ऊपर से मध्य प्रदेश में से, ठीक है, एक नदी निकलती है माही नदी, ऊपर की तरफ में जाती है राजस्थान की तरफ में, फिर उसको याद आता है उई माँ मैं कहा जा रही हूँ ये, ठीक है, फिर वो वापस आती है और इस तरीके से गुजरात में जाकर, गुजरात होते हुए माही नदी, ठीक है, ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो माही नदी अरब सागर में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। और इसी चक्कर में ऊपर नीचे के चक्कर में क्या होता है, ये कर्क रेखा को दो बार काट देती है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि कर्क रेखा दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। नर्मदा नदी आपको पता है फ्रेंड्स की ये आपकी पश्चिम की तरफ में जाती है ना, पश्चिम की तरफ में जाती है, वेस्ट फ्लोइंग है अरब सागर में। तापी नदी भी जाती है, तो ये भी आंसर में नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आपसे बंगाल की खाड़ी में बोला है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, गोदावरी नदी जाती है, ठीक है। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, और कावेरी नदी दक्षिण भारत में, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर पाए हो अगर आप लोग, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिली हो, ठीक है, या आप कर पाए हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए, आप लोग आगे बढ़ रहे हो मतलब, ठीक है।
अर्णव कौशिक जी, जो नीचे में नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, उनसे बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं कि कौन कौन से राज्यों में इनका ओरिजिन होता है। जैसे नर्मदा नदी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स के मध्य प्रदेश के अंदर में इसका ओरिजिन होता है। ताप्ती या तावी नदी, ठीक है, तापी नदी मध्य प्रदेश में। माही नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में होता है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो याद रखना है आप लोगों ने कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। साबरमती नदी राजस्थान से निकलकर जो है ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है लेकिन इधर में मिल जाती है, अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती। तवा रिवर, ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और शरावती नदी कर्नाटक के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। आपको एक चीज याद होंगी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे भारत के अंदर में दक्षिण में 2 घाट है, एक है पश्चिमी घाट, ठीक है, और एक है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर में होता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन है जहां पर में होता है वहां पर में नीलगिरी की पहाड़ियां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन जिस जगह पे होता है उस जगह को आप नीलगिरी पहाड़ियां के नाम से जानते हो। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा डोडा बेट्टा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डोडा बेट्टा, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ये भी याद रखिए आप लोग। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। पूर्वी घाट और पश्चिमी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर में होता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है, दोनों जाकर वहां पर में मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा जो गैप है, पाल घाट गैप, कौन से 2 राज्यों को मिलाता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जल्दी से बताइए कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में जो है वो रास्ता बनाता है, पाल घाट गैप, पाल घाट पास या पाल घाट दर्रा। पश्चिमी घाट का एक बहुत बड़ा गैप है, पहाड़ों के बीच में गैप है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए गुड। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी घाटियां आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आप बता दोगे, पाल घाट गैप किसको किसको मिलाता है वो भी बता दोगे। ये देखिए आप लोग यहाँ पर में मिलती है ये दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है। डी ट्रिपल एसबी का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं जो डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई, ठीक है, इनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो रिपब्लिक डे सेल है उसका लास्ट डे है आज, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड, आज रात 12 बजे से पहले आप जितने भी लोग हैं 60% ऑफ के साथ में ले सकते हो। साथ ही साथ जितने भी बच्चे आज रात 12 बजे से पहले कोर्स के अंदर में एनरोल हो जाएंगे उन लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स का जो 2000 रुपए का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, केवल और केवल उन बच्चों को जो बच्चे 12 बजे तक एनरोल हो चुके होंगे, ठीक है। तो आप सभी के सभी जल्द से जल्द टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 96978844 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देगी। तो आप देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर में आपको मिलने वाला है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पर। कौन से वाले राज्य में मिलेगा ये हुंड्रू जलप्रपात, आपको राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कोई है जो यहाँ पर मैं बताना चाहेगा राज्य का नाम, हुंड्रू जलप्रपात, ये आपको मिलेगा झारखंड में। अगर झारखंड में ये भी पूछ लिया जाए कि कौन से वाले शहर में है, तो झारखंड में रांची में है। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है, झरनों का शहर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि झरनों का शहर किसको कहा जाता है, झरनों का शहर तो रांची को कहा जाता है, ये प्लीज याद रख लीजिए आप लोग। ओके, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर मैं मुझे बताइए हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी की वजह से बनता है। देखो जलप्रपात का मतलब क्या होता है, एक नदी है, ठीक है, रास्ते से जा रही थी, ठीक है, पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर गई वो पटाख करके, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से पानी जो है नीचे की तरफ में गिर रहा है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं, जो ऊपर से पानी गिरता है ना, झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल। तो कौन सी नदी जो है वो गिर रही है जिसकी वजह से हुंड्रू जलप्रपात बना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सोन नदी कहां से होगी, सोन नदी तो जाती ही नहीं झारखंड में। सुवर्ण रेखा नदी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा जो रिवर है जिसको सुवर्ण रेखा भी बोला जाता है वहां पर में लोकली, तो सुवर्ण रेखा नदी जो है उसकी वजह से ये बनता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर्स आप लोग करते जा रहे हो, ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे आप सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, यूपी आरओ में पूछा गया था, सलाइन सॉइल मतलब जो खारी मिट्टी होती है आप लोगों की, भारत में लवणीय मिट्टी जो होती है जिसमें नमक होता है,
आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, जिस मिट्टी के अंदर में बहुत सारा नमक होगा, आप उसके अंदर में कैसे खेती करोगे? कर सकते हो क्या आप लोग? मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा हो गया तो आप नहीं कर पाओगे ज्यादा अच्छे से खेती, तो सही बात है, असर सही है, ठीक है। खारी मिट्टी में मोटे नमक का अनुपात अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, ठीक है। सलाइन सॉइल्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ वियरिंग सॉल्ट, ठीक है। जो सलाइन मिट्टी होती है उसके अंदर में क्या होता है, ठीक है, बहुत मोटे मोटे नमक के कण होते हैं। एक्चुअल में ये नमक के कण आते कैसे है, बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है तो क्या होगा कि जो पानी है, ठीक है, मिट्टी में का, वो पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा और पीछे में नमक छोड़ जाएगा, पीछे में नमक छोड़ जाएगा, तो मोटे मोटे दाने बन जाते हैं नमक के वहां पर में। ओके, तो ये एक चीज है आप लोगों की। तो बताइए आंसर क्या होगा? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है आप लोगों का, ये भी बिल्कुल सही है कि सलाइन जो है आप लोगों का, सलाइन सॉइल जो है उसके अंदर में मोटे मोटे कण होते हैं नमक के। जो आप नमक खाते हो ना, टाटा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान, ये टाटा नमक वाला नमक नहीं है, इसका दाना दाना एक समान नहीं होता, ठीक है, मोटे मोटे दाने होते हैं, ठीक है। और वो पहले आता था एक गाय छाप नमक, कितने लोगों ने देखा है? गाय छाप नमक, अलग अलग प्रकार के नमक आते थे, कितने लोगों ने देखा है ना? सस्ता मिलता था, गवर्नमेंट टाइप का नमक। तो आजकल तो आयोडीन नमक के चक्कर में नमक के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अदरवाइज पहले सस्ते नमक मिलते थे, तो उसमें होते थे मोटे मोटे दाने। तो ए और आर जो है दोनों के दोनों सही है, और बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि सलाइन सॉइल या जो खारी मिट्टी है वो आप लोगों की अप्रोप्रिएट नहीं होती कल्टीवेशन के लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें मोटे मोटे नमक के दाने होते हैं, सिंपल रीजन दिया हुआ है आप लोगों का। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 36% लोगों ने सही आंसर लगाया है, और ये एक्चुअल आरओ एआरओ का क्वेश्चन है आपका 12 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसका, और ऑफिशियल आंसर की के अंदर में भी आंसर सी आया था इसका, कि दोनों के दोनों सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, इसका आंसर तो सी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 68वीं बीपीएससी का, भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र की ओर तट से कितने मील की तक दूरी तक फैली हुई है? ये जनरली एक कन्वेक्शन है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कि अगर कोई भी जो है सीमा है, समुद्री सीमा, ठीक है, तो वो कहां तक फैली हुई होती है उस देश की, मतलब समुद्र के अंदर में भी कहां तक वो फैला हुआ होता है, ये आप लोगों को बताना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, समुद्र से कितने दूर तक होता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। और इसके अलावा आप लोगों से एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, एक नॉटिकल माइल का मतलब कितना मीटर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नॉटिकल माइल मतलब कितना मीटर होता है, तो आप बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। बहुत सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर में। देखिए, नॉटिकल माइल्स का, नॉटिकल का मतलब ही होता है समुद्री मील, ठीक है। तो एक नॉटिकल माइल जो होता है आप लोगों का, नॉटिकल माइल वो होता है आपका 1 ठीक है 852 किलोमीटर्स। अगर मीटर में लिखना है इसको तो आप लोग मीटर में तो आराम से कर सकते हो, डॉट हटा दीजिए यहाँ पर में, पॉइंट जो है 1852 मीटर, ठीक है। एक नॉटिकल माइल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने याद रखना है, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है, ठीक है, समुद्र तल से, वो दूरी उसी देश की टेरिटरी मानी जाती है, उस देश की टेरिटरी ही मानी जाएंगी उसको। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो समुद्री तट है उससे 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो भारत का ही एरिया है। तो क्वेश्चन में उसी प्रकार से पूछा गया था, एग्जाम के अंदर में आया 12 फरवरी 2023 के अंदर में, ठीक है। चलिए, 1500 लाइक्स के बहुत पास में हम लोग पहुंच गए फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम को, और आप सभी बच्चों को भी, कि हम लोग 7,60,000 सब्सक्राइबर्स को जो है वो पार कर गए हैं। इसका जो क्रेडिट है मैं देना चाहूंगा हमारे यहाँ पर में फैज सर है, ठीक है, हमारी शिवा मैम है, सचिन सर है, हटागरे सर, अंकित सर, सारे के सारे जो लोग हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है और दिन रात एक कर दिया इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इन सभी लोगों को क्रेडिट जाता है।
ठीक है, रात रात भर बैठकर काम किया इन्होंने। शिवा मैम भी अपने घर से काम कर रहे थे कंटिन्यूअसली आप लोगों को बेहतर और ज्यादा बेहतर जो है वो सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्रेडिट मैं टीम को देना चाहूंगा इसका, और आप सभी लोगों को भी। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे 12 नॉटिकल माइल जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है आपका कि ताप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। बताइए, तो ताप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन कौन सा है आप लोगों का? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश में से निकलती है। ठीक है, और अरब सागर के अंदर में जाकर मिल जाती है ना, इस तरीके से। अगर हम रफ एक ड्रॉ भी करेंगे तो भी इस तरीके से ये होता है। तो तमिलनाडु तो इधर साइड में, तमिलनाडु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सवाल का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक तो इसमें तमिलनाडु तक जाने का। ठीक है, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बैतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतुल से ये ओरिजिनेट होती है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, और दूसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखना है कि उकाई डैम जो है आपका इसी नदी पर बना हुआ है, गुजरात के अंदर में। उकाई डैम इसी नदी के ऊपर में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो सी भी आप लोगों का सही है। तो बी और सी दोनों के दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने क्या सीखा, ये चीज देखिए आप लोग क्या सीखा। आप लोगों ने ये सीखा कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है। मैं जो जो सवाल पूछ रहा हूं वो जवाब आप लोग देते जाइए, आपका देखिए क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं लास्ट में फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दूंगा। आप बताइए कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई नाम की जगह, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाती है। 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश थोड़ा सा हिस्सा उसका महाराष्ट्र में आता है, फिर गुजरात में चला जाता है। ठीक है, और फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती है सूरत के किनारे पर। सूरत शहर इसी के किनारे पर बसा हुआ है। ये हो गया आपका। दूसरा, उकाई डैम कौन से नदी पर बना हुआ है? गुजरात के अंदर में। ये क्वेश्चन हो गया। उकाई डैम कौन से राज्य के अंदर में? ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। उकाई डैम कौन से नदी पर बना हुआ है? उकाई डैम कौन से नदी पर है? अपने आप में क्वेश्चन बनेगा ये, तो प्लीज ये याद रखिएगा आप लोग। क्या पूछूं मैं आप लोगों से कल ये क्वेश्चन, उकाई डैम कौन से नदी के ऊपर में है? ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, ताप्ती नदी पर बना है, सभी लोग लिख देंगे, और गुजरात राज्य के अंदर में है। तो आंसर इसका जो है बी और सी हो गया। तो आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। इस तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आपको बताना है वह कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे एपेहेलियन भी कहा जाता है। देखिए, 2 दिन याद रखने आप लोगों ने। एक दिन ऐसा होता है जब सूरज से जो है पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, और एक होता है जब सूरज से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, तो जब सबसे कम होती है दूरी, ठीक है, उसको कहा जाता है, सबसे कम दूरी जो होती है उसको पेरीहिलियन कहा जाता है, और जो सबसे अधिक दूरी होती है उसको एपीहिलियन कहा जाता है। ठीक है, उपसौर और अपसौर। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे यहां पर में। तो बताइए, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों का फ्रेंड्स की पेरीहिलियन या जो आपका जो अपसौर जिसको आप लोग कह सकते हो, वो कौन से तारीख को होता है? तो वो जनवरी के अंदर में होता है, 4 जनवरी को। लेकिन अगर आप लोगों से एपीहिलियन या उपसौर की बात करें आप लोगों से, ठीक है, तो ये कब होता है आप लोगों का? सबसे अधिक दूरी जो होती है ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई, 3 और 4 जुलाई को आता है ये कभी, क्योंकि 29 फरवरी आ गई, 29 फरवरी का, तो 3 जुलाई को भी आ जाता है ये। 3 से 4, 3 जुलाई, या फिर ठीक है, या 4 जुलाई को आता है ये। तो दोनों में से एक ऑप्शन आप लोगों को दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिए रहते कभी भी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग यहां पर में, जब सबसे कम दूरी होती है तो वो समय चल रहा होता है आपका जनरली जनवरी का। ठीक है, ओके, तो जनवरी के अंदर में पेरीहिलियन होता है आप लोगों का, और एपीहिलियन होता है आप लोगों का जुलाई के महीने में। ठीक है, इतना भी आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोगों को बाकी की सारी चीजें याद हो जाएगी। तो 4 जुलाई के करीब जो है आप लोगों का एपीहिलियन होता है। ठीक है, सूरज से दूरी सबसे ज्यादा, और सबसे कम दूरी होती है 4 जनवरी के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 3 से 4, 3 और 4 ये 2 तारीख आप लोगों ने पकड़ के रखनी है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको महीना अगर याद है तो आप लोग कर लोगे आराम से। ये 3 और 4 ये 2 तारीख आपको बताया मैंने। ठीक है, 3 तारीख और 4 तारीख पकड़नी है आप लोगों ने। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा, पिछले साल कौन सा था या उस साल कौन सा। अगर मान लीजिए कि उस साल लीप ईयर है तो वो 4 जुलाई हो जाएगा,
और अगर मान लीजिए कि उससे पहला वाला लीप ईयर था तो वो 4 जनवरी हो जाएगा, अदरवाइज 3 जनवरी रहता है। तो जनवरी का महीना आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे कम दूरी जो होती है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, उसको जो है आप लोग कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो, उप सौर कहते हो आप सबसे कम दूरी को। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे कम जब होती है, ठीक है, तो उसको उप सौर कहा जाता है हिंदी में, उप सौर। ठीक है, ये याद रखना है। तो उप सौर कौन से तारीख को आता है, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोग आंसर कर दोगे, ठीक है, 3 जनवरी या 4 जनवरी, 3 या 4 जनवरी। इसको इंग्लिश के अंदर में पेरीहिलियन कहा जाता है, पेरीहिलियन, ठीक है, पेरीहिलियन, ठीक है, पेरीहिलियन इसको बोलते हो आप लोग, पेरीहिलियन उप सौर को। ओके, पेरीहिलियन। और एपीहिलियन किसको बोलते हो आप लोग, एपीहिलियन जो है ये कहते हो अपसौर को, अपसौर, जिस दिन सबसे ज्यादा दूरी होती है, ये 3 या 4 जुलाई को आता है ये। तो ये दोनों पॉइंट प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। 2000 बच्चों से हम लोग केवल और केवल 18 बच्चे दूर हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से और ज्यादा क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना अपना जो है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेगा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेता हूं। मुझे बताइए कि सबसे कम दूरी, सबसे सबसे कम दूरी जो है वो कब होती है, महीना बता दीजिए बस। और सबसे अधिक दूरी कब होती है, सबसे अधिक दूरी, सबसे ज्यादा दूरी या सबसे अधिक दूरी कौन से तारीख को होती है, ये भी आप कौन से महीने में होती है, चलिए ये बता दीजिए। 3 और 4 तो आप लोग बता ही दोगे, कम से कम इतना तो बता दीजिए, और लिखिए यहां पर मैं। अब दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे कम दूरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बता सकते हो। सबसे कम दूरी जो होती है उसको कहा जाता है आप लोगों का उपसौर हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन, ठीक है। और सबसे अधिक दूरी जो होती है ना उसको कहा जाता है अपसौर, अप और उप में फर्क है, ठीक है, अपसौर इसको कहा जाता है सबसे अधिक दूरी को, ठीक है। इसको कहते हैं एपीहिलियन, ठीक है, एपीहिलियन, एपीहिलियन, ठीक है, एपीहिलियन। तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन ये दोनों के दोनों आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग यहाँ पर मैं देख रहे हो फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली कि किस तरीके से एक समय दूरी कम होती है और एक समय दूरी ज्यादा होती है। इसकी रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा आप लोगों को। तो कितने लोग चाहते हैं कि इसको रिवाइज भी करा दूं, अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं जो है सब्सिक्वेंट जो लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर में रिवीजन के साथ में आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग हाथ ऊपर करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, ध्यान से समझिए आप लोग। जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, ठीक है, वो कम ज्यादा होती है, ठीक है, अंडाकार है, वैसे ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी दूरी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे पेरीहिलियन था ना आप लोगों का, पेरीहिलियन सबसे कम दूरी, वैसे ही यहां पर में पेरी जी होता है, पेरी जी, ठीक है, सबसे कम दूरी। वहां पर में एपीहिलियन था आपका सबसे ज्यादा दूरी, वैसे यहां पर में अपभू होता है, एपोजी, एपोजी, ठीक है, सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। और ये सबसे कम दूरी, सबसे न्यूनतम वाली, ठीक है। तो अगर आपने एक भी याद रख लिया तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे वहां पर में था उपसौर, ठीक है, आप लोगों का सबसे कम दूरी को उपसौर बोल रहे थे आप लोग, ठीक है, वैसे यहाँ पर में उपभू बोलेंगे। और वहां पर में सबसे जो अधिक दूरी थी उसको अपसौर बोला जा रहा था, यहाँ पर में अपभू बोलेंगे, ठीक है, अपभू, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि क्या ये याद करना जरूरी है, जी बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन आपको हजारों बच्चों से आगे पहुंचाएगा। अगर चीजें आसान होती, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होती, ठीक है, तो हर कोई कर लेता। आपको अपॉर्चुनिटी वही मिलती है जहां पर में चीजें टफ होती है, ये चीज याद रखना है आप लोगों ने हमेशा। अगर आप लोग सिर्फ आसान आसान चीजें देखते रहोगे कि आसान एक झटके में याद हो जाए, दिमाग पे इतना सा भी प्रेशर ना देना पड़े, तो आप एवरेज लोगों के अंदर में रह जाओगे। अगर आगे बढ़ना है, स्पेशल बनना है, तो थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ वो 1% एक्स्ट्रा मेहनत, सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मेहनत आपको 99% लोगों से आगे निकल जाएंगी, ठीक है, आगे निकाल देंगी आप लोगों को। है या नहीं, एक फैसिनेटिंग बात यहां पर मीक कि सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है आपने,
और मैं आपको बता रहा हूं वो 99% लोग वो सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मेहनत करने से डरते हैं, वो 1% एक्स्ट्रा मेहनत करने से पीछे रह जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप करना चाहते हो या नहीं मेहनत। अगर मेहनत करना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत है, हजारों लोगों से आगे निकल जाओगे आप लोग। ठीक है, अगर एग्री करते हो तो बता दीजिएगा आप लोग। नाउ ये आपको बता दिया। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि भू समीपक आप लोगों का इसको कहते हैं, उपभू भी कहा जाता है। सबसे पास दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की, और सबसे अधिक दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की, तो इसको एपोजी या फिर अपभू कहा जाता है। पराकाष्ठा या अपभू, जो भी आप लोगों ने बोलना है उसको बोल दीजिए, बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि चांद आपको जो है सबसे चमकदार कब आपको दिखाई देगा? ठीक है, आप बताइए मुझे, चांद आपको सबसे चमकदार कब दिखाई देगा? जब वो पास होगा। अरे मान लो कि अब वो बात अलग है, एग्जाम्पल अलग दिखेगा कि यार दूर से देखा तो वो शर्मा रही थी, पास जाके देखा तो बकरी घास खा रही थी, वो अलग बात हो जाती है। वो आपका चांद जो है वो अपोजिट वर्क करता है। बट ये वाला चांद एक्चुअल में जब पास आता है तो आपको ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का सबसे पास जो होता है सबसे ज्यादा चमकदार उसी दिन दिखाई देगा वो आप लोगों को, पेरिजी के समय में, उपभू के समय में। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकदार। तो इसके ऊपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो प्लीज उसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आरएएस आरटीएस का एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जीएस का एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर कर दीजिए। और जो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो। तो 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने पर, ठीक है, कौन सा कारण उत्तरदायी हो सकता है? मतलब चांद जो है वो ज्यादा चमकदार था। ऑब्वियस ही बात है, चांद ज्यादा पास होगा, पेरिजी होगा उस दिन, इसी वजह से जो है वो ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, पेरिजी मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम है। ठीक है, पेरिजी, उपभू होगा उस दिन आप लोगों का, पेरिजी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोग याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, अपसौर। अच्छा यहां पर मैं देखिए आप लोग दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। कौन से दो ऑप्शन है आप लोगों के ध्यान से देखिए आप लोग। चंद्रमा की बात हो रही है तो सौर या सूरज की तो कोई बात उसके अंदर में होनी नहीं चाहिए थी। उपसौर की भी बात नहीं होनी चाहिए थी यहां पर में सौर वाली, क्योंकि सौर, अपसौर, एपीहिलियन का मतलब होता है आप लोगों का पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। पेरीहिलियन का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, ठीक है, कम होना। ओके, एपीहिलियन का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का ज्यादा होना। तो चांद, पृथ्वी से जब चंद्रमा को देख रहे हैं तो उससे सूरज की दूरी का कोई लेना देना नहीं आपका। ठीक है, अपसौर निम्नलिखित में से किस दिन होती है आप लोग बताएंगे? एक क्वेश्चन आप लोगों का एक्स्ट्रा, जल्दी बताएंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स अपसौर की, तो अपसौर, एपीहिलियन मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, डिस्टेंस आपका, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो जुलाई में आता है, 4 जुलाई, 3 या 4 जुलाई को। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81% लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर आप लोगों से उपसौर पूछा जाता तो आंसर क्या लगाते आप लोग? उपसौर लिख दीजिए यहां पर, मैं उपसौर या फिर पेरीहिलियन। पेरीहिलियन जो है आप लोगों को कौन से दिन आता है? अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप लोग क्या आंसर लगाते? उपसौर या पेरीहिलियन का आंसर क्या लगाते आप लोग? ठीक है, दोनों आंसर्स आप लोग लगा देंगे जल्दी जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया था? मतलब उसको पहले ग्रह माना जाता था। ठीक है, एक जमाना था जब बुक्स के अंदर में पढ़ाया जाता था कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह है। ठीक है, लेकिन अब 8 ग्रह पढ़ाए जाते हैं। प्लूटो पहले ग्रह के रूप में पढ़ाया जाता था, है ना? लेकिन अब आजकल की पुस्तकों के अंदर में प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है, और 8 ही सोलर सिस्टम के अंदर में हम लोग ग्रह मानते हैं। तो पहले कब तक इसको जो है ग्रह माना जाता था? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 2006 तक इसको जो है ग्रह की सूची में रखा गया था। 2006 में इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया। ये भी एक अलग कहानी है। एक्चुअल में बात यह है कि जो ग्रह होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है, ठीक है, प्लूटो वो उसको कंप्लीट नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले तो पूरा राउंड शेप हो, ठीक है, आपका स्फीयर टाइप का, ऑलमोस्ट स्फीयर हो। उसके बाद में अपने आसपास के एरिया को साफ रखता हो, इतनी उसके अंदर में ग्रेविटी हो। उसके बाद में एक स्पेसिफिक जो है ऑर्बिट के अंदर में सूरज की परिक्रमा करता हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से 2006 में इसको हटा दिया गया और इसको ड्वार्फ प्लेनेट में रखा गया है। और ऐसा नहीं कि ये अकेला बौना ग्रह है,
ऐसे टोटल 5 बौने ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, 5 बौने ग्रह। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया था फ्रेंड्स, तो और भी एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, 1900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, केवल 85 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक से। तो आप लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है आप लोगों ने। तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है टोटल 5 है फ्रेंड्स, मेक हॉमे, सीरीज, एरिस, प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो को बोला गया कि भाई तुम्हारे 4 भाई और है, ठीक है, तुम अपने 4 भाइयों के साथ में रहो। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह की सूची के अंदर में। ठीक है, मेक हॉमे, सीरीज, एरिस, प्लूटो। ठीक है, ये 5 बौने ग्रह है। ना निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, केवल 9 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में भी 2000 से। 1991 हो चुके हैं लाइक्स। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आप लोगों को एक चीज पता होती सोन नदी के बारे में, तो आप लोग बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लगा पाते। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक प्लेटू की, जिसको अमरकंटक प्लेटू कहा जाता है, मैं आपसे एक नदी के बारे में बताऊंगा, आप दूसरी नदी के बारे में आप बताना। मध्य प्रदेश के अंदर में यहां पर में है अमरकंटक प्लेटू, माइकल हिल्स के अंदर में। यहां से एक नदी निकलती है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, और वो गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर में जाकर। ठीक है, और यमुना जो है वो भी गंगा में ही मिलती है। तो सोन नदी जो है आपने याद रखना है कि गंगा की सहायक नदी, वो डायरेक्टली गंगा में जाकर मिलती है, गंगा नदी के अंदर में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती। ठीक है, तो कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली गंगा में मिलती है, पटना के पास में, बिहार में। ये आप लोगों को याद हो गया। अब जो है फ्रेंड दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, मैंने आपसे पूछा कि एक और नदी है जो यहां से ही निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, लेकिन इधर साइड जाती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बताइए वो दूसरी नदी कौन सी है? ये कौन सी नदी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, अमरकंटक प्लेट्यू से ही निकलती है? आज ही इसके बारे में हमने बात की है, आज ही लेक्चर के अंदर में। तो अमरकंटक प्लेट्यू से एक तरफ से तो सोन नदी निकलती है जो गंगा की तरफ में चली जाती है, ठीक है, और दूसरे तरफ में है नर्मदा नदी, ठीक है, जो अरब सागर की तरफ में चली जाती है। अमरकंटक प्लेट्यू से ही निकलती है, आसपास से हुई है, माइकल हिल्स है यहाँ पर में, माइकल की पहाड़ियां, और वहां पर में अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेटू है, उस प्लेटू के ऊपर में, उस पठार के ऊपर में माइकल हिल्स है, माइकल पहाड़ियां है। तो अमरकंटक प्लेटू और माइकल हिल्स में से, ठीक है, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों का हिंडन नदी, बेतवा, चंबल और केन, ये यमुना की सहायक नदी है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। ये देखिए, ये है यमुना नदी, दिख रही है आप लोगों को यमुना नदी? ठीक है, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम कहां पर में होता है, जल्दी बताइए। कौन सी जगह है जहां पर में संगम होता है यमुना और गंगा का? अभी वहां पर में कुंभ मेला भी लगा हुआ है। ठीक है, यमुना और गंगा नदी का जो संगम है ये इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, यमुना नदी के अंदर में केन नदी आकर मिलती है। ठीक है, यमुना नदी के अंदर में ही बेतवा नदी आकर मिलती है। यमुना नदी के अंदर में ही चंबल नदी भी आकर मिलती है, और हिंडन नदी है एक यहाँ पर में, इसके पास में हिंडन नदी, वो भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो हिंडन, बेतवा, चंबल, केन, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है। और फिर बाद में यमुना किसमें जाकर मिल जाती है इन सबका पानी लेकर? चंबल का पानी लिया, बेतवा का लिया, केन का लिया, हिंडन का लिया, ठीक है, काली सिंध है एक, उसका पानी लिया, और ये सब पानी लेकर जाके गंगा में मिल जाती है फिर। ठीक है, प्रयागराज के अंदर में, जहां पर भी इनका संगम होता है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिवर सिस्टम है, पूरा का पूरा रिवर सिस्टम हमारा अभी पेड क्लास के अंदर में चल भी रहा है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में और पूरा रिवर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं मैप के मदद से अच्छे से डिटेल के अंदर में, वो लोग जुड़ सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिवर सिस्टम चालू किया है, उसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ भी रहे पेड क्लास के अंदर में। आप लोगों को नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, लोहित रिवर जो है आपको बताना है। ठीक है, लोहित रिवर, ठीक है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? लोहित। देखिए, लोहित रिवर जो है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम जो है उसकी सहायक नदी है, ये आप लोगों ने याद रखना था। मैप के थ्रू आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है सैंगपो नदी, हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर में देखा था। ठीक है, ये यहाँ से सैंगपो, यारलुंग सैंगपो भी बोला जाता है। ठीक है, ये नदी बिहार के अंदर, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आ गई है, दिबांग के नाम से, दिहांग के नाम से, दिबांग नदी उसी की सहायक नदी है। ठीक है, अभी भी इसका नाम दिहांग है। ठीक है, इसको जाकर आप लोग क्या बोलते हो फिर बाद में? ब्रह्मपुत्र बोलते हो। तो लोहित नदी जो है ये भी जो आपका चाइना वाला जो पार्ट है ना, वहां से निकलकर, ठीक है, कहां पर में आकर मिल जाती है? ये आकर मिल जाती है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में, जिसको दिहांग नदी भी बोला जाता है।
तो आप लोगों ने याद रखना है ये लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। सुबानसिरी भी पूछा जाता है आप लोगों से, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये याद रखना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। धनश्री, ठीक है, मानस, ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे लोहित के साथ साथ में, ठीक है, सुबानसिरी, सुबान सिरी, धनसिरी, धन सिरी, मानस, ये किसकी सहायक नदियां है, ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां है ये भी, बाकी लोहित के साथ साथ में। ओके, चलिए। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, अगर ये बांग्लादेश में चली गई तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से इसको जाना जाएगा, ये बताइए आप लोग जल्दी से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया कुमारी संध्या रानी जी, लिखते हैं ये इसी तरीके से कमेंट के अंदर में भी जब आप लिखते हो तो आप लोगों को चीजें याद हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो जमुना नदी के नाम से उसको जाना जाता है, ये याद रखना था आप लोगों ने। नाउ, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है आज का लेक्चर था। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि प्लूटो को ग्रह की सूची से कौन से साल हटाया गया था, ठीक है। प्लूटो को कौन से साल था, ईयर था जिससे उसको ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया गया था, ये आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप मुझे बताइए कि कौन सा दिन है जब अपसौर होता है आप लोगों का, ठीक है, उपसौर और अपसौर, ठीक है, उपसौर और अपसौर, ये कौन कौन से दिन होता है। एक बार वापस से भी आप लोग जाकर देख सकते हो लेक्चर को, अगर आप लोगों ने फिर से देखना है, थोड़े दूरी थोड़ा पीछे करके अगर आप लोग देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों के दोनों बता दीजिए मुझे, ठीक है, अपसौर और उपसौर। तो उपसौर जो है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में आप लोग पेरीहिलियन कहते हो, पेरीहिलियन, ठीक है, और इसको एपीहिलियन, ठीक है, एपीहिलियन, एपीहिलियन, ठीक है। तो कौन से महीने में होता है एटलीस्ट ये तो बता दो कम से कम, ठीक है। सूरज से सबसे अधिक दूरी जो होती है उसको एपीहिलियन कहते हैं, सबसे कम दूरी होती है उसको पेरीहिलियन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताते जाएंगे कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से। आप लोग मुझे बताइए कि 1 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना होता है, 1 नॉटिकल, नॉटी, ठीक है, नॉटिकल, ठीक है, नॉटिकल माइल मतलब कितना मीटर, कितना मीटर, या आप ये भी बता सकते हो कितना किलोमीटर, ठीक है, वो बहुत आसान है, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तो कमेंट के अंदर में जरूर बताइए इसका, ठीक है। और कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइएगा कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, किस में जाकर मिल जाती है, सोन नदी किस में जाकर मिल जाती है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, ये दो डैम कौन से नदी के ऊपर में बने हुए हैं और कौन कौन से राज्यों के अंदर में है, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम। कमेंट के अंदर में बताइएगा आप सभी के सभी, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। कमेंट अभी आप लोगों का जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूंगा उसके बाद में तुरंत आप लोगों के पास में लेक्चर नीचे में कमेंट बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर में जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम लोग देख सके कि आप में से कितने लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। और कल भी हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके अंदर में भी आप लोग जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन और सारी चीजें जो है आप लोगों को मिलती रहे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आज आप लोगों का लास्ट डे है 60% ऑफ का, 7611101101 96978844 ये नंबर आप लोगों का चल रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है। टीम आपकी मदद कर देंगी, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।